सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूँ मैं। आज एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिसके पीछे ना जाने कितने सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो की हेल्प से मैं उन लोगों को ये डायरेक्शन देने में हेल्प कर सकूँ कि कब आपको कौन सी चीज़ इस पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना है। ठीक है, आज हम आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पे। ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। आप अपने 10th स्टैंडर्ड पास करते हो, फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं लग जाते हो। ओके, अगर आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो तो लोग आपको इंकरेज करते हैं मेडिकल लेने के लिए, जिसके एंट्रेंस को नीट कहा जाता है, या फिर इंजीनियरिंग करने के लिए जिसके एंट्रेंस को जेई एडवांस कहा जाता है, वो आईआईटीज़ के लिए होता है। और साथ में एक सीईटी होता है जो आपके स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहा जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नीट पोस्ट ग्रेजुएट होता है, और अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो एक गेट होता है। ओके, सिमिलरली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो 11th-12th में आपको आई थिंक सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता होगा। आई डू नॉट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट्स से सीए का होता होगा। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर आप लोग एमबीए के लिए ट्राई करते होगे। बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले भी एमबीए में आते हैं, ठीक है, उसके लिए कैट होते हैं। और कुछ लोग फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिखते हैं। तो हर जगह आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं कि उससे जेन्युइनली कोई अच्छी चीज़ ले पाते हैं। और मैक्सिमम लोग उसमें खाली बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम और मनी और एक्सपेक्टेशन, ये तीनों चीज़ वेस्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये उस मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए है जो क्या कहते हैं कि जो अपना टाइम वेस्ट करने वाला है इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के पीछे। ओके, वाई आई एम सेइंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोग इस बात को सुन के बहुत बुरा मानेंगे कि हमने क्या अपना टाइम वेस्ट किया। द ट्रूथ इज़ यस। ओके, ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे और मैं आपको ये पूरा चीज़ें दिखाऊंगा। फाइन, और किस तरीके से आप स्मार्ट चॉइसेस कर सकते हो। ओके, कि अगर इन चीज़ों के पीछे ना भाग के आप कोई और चीज़ में अगर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करोगे तो आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेके आ पाओगे। ओके, बेसिकली क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। फाइन, आप एडवर्टाइजमेंट देखते टीवी पे, आप देखते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस होते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट चलती हैं। वो अपने आप को ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे उनके जो टीचर्स हैं वो आपको बस वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करवा ही देंगे। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो वो आपको कहते हैं कि हमारे पास सबसे बेस्ट फैकल्टी है, सारी फैसिलिटी है, सारे टेस्ट हैं जो आपको हेल्प करेगा। ओके, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, इफ़ यू गो ओवर देयर, अगर क्या बोलते हैं उनका रिज़ल्ट जो होता है वो इट इज़ लेस देन 5%। ओके, उनके यहाँ पर जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं इट इज़ इवन लेस देन 5% जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। फॉरगेट अबाउट अदर्स। ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के अगर मैं कहता हूँ तो दिमाग में क्या आता है कि वो बहुत टफ होगा। ओके, स्ट्रेट अवे बच्चे के दिमाग में आता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपको दिन भर पढ़ाई करनी होती है, 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा। ओके, ये सब चीज़ें दिमाग में आती है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लीजिए, आप गेट कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो, आप आईआईटी जेई कर रहे हो, मेडिकल एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, एम्स के लिए कर रहे हो, या फिर क्या कहते हैं कि कैट के लिए कर रहे हो, एमबीए के लिए कर रहे हो, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कर रहे हो। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। ओके, अगर हर कोई टॉप कॉलेज के पीछे देख रहा है, वहाँ जाने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो पहले दिमाग में इमेज यही आती है कि बहुत घंटे बैठ के पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज दे आर टफ। ओके, अब हम इसको भी और इलेबरेट करेंगे, तब तक एक ओवरव्यू देखते जाओ यहाँ पर। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो टेस्ट करते हैं आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, कि आप कितना ज़्यादा क्रिएटिव उस पर सोच सकते हो। ओके, चलो सबसे पहले टफनेस से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, टफनेस को और इलेबरेट करता हूँ। ओके, बेसिकली जो भी चीज़ होते हैं, ये आपके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिनके मैंने नाम लिए, आईआईटी जेई हो गया, कैट हो गया, सीए का एग्ज़ाम हो गया, नीट का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन नीट पीजी जो जिसको कहा जाता है, फिर उसके बाद आपका एमबीए हो गया। दे टेस्ट वन थिंग एंड दे टेस्ट योर आईक्यू। ओके, इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं वो सभी के सभी हाई आईक्यू स्टूडेंट होते हैं, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, दे आर वेरी गुड, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड जो उस फील्ड में जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप आईएएस एग्ज़ाम भी ले लीजिए, इसमें आईएएस एग्ज़ाम, एमपीएससी, यूपीएससी जो भी हो गया। ओके, दे ओनली टेस्ट वन थिंग कि आपका आईक्यू कितना अच्छा है। अब आईक्यू अच्छे होने के साथ साथ क्या आता है, ठीक है, आईक्यू होने के साथ आता है आपकी इफेक्टिवनेस, कि आप कितना जल्दी कोई काम कर सकते हो। जिसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, और साथ में वो उसमें क्रिएटिव भी होता है। ठीक है, मेमोरी और क्रिएटिव, और साथ में लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। आईक्यू पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल एक ओवरव्यू सुन के रखो। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपके ये एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट करते हैं। क्योंकि कभी भी जब आप, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, ताकि आप उस चीज़ की पढ़ाई कर सको। उस चीज़ की पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ओके, ताकि आप वहाँ पर काम कर सको, ठीक है। तो जो काम आपको मिलेगा वो काम कितना टफ होगा, ओके। अगर आप कहते हो कि ये एंट्रेंस मेरे लिए टफ़ है, तो वहाँ पर जाके आपको जो पोस्ट पे जो काम मिलेगा वो भी आपके लिए टफ़ है। अगर आप सोचते हो कि कोई एंट्रेंस है जो आपके लिए बहुत ईजी है, ओके, लेट्स से कि कोई एंट्रेंस है जिसमें टीचर्स लोग का कोई एंट्रेंस है, जहाँ पर टीचर्स लोग स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ, क्या बोलते हैं, जॉब के लिए अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और अगर मुझे लगता है कि ये एंट्रेंस बहुत ईजी है, इट टेल्स समथिंग डैट कि वो टीचिंग का जॉब भी मेरे लिए बहुत आसान होगा। बट अगर कोई ऐसा एंट्रेंस है जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ प्रिपेयर करने का, और मेरे दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत टफ़ है, इसका मतलब कि वहाँ जाके आपको जो काम मिलेगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको एंट्रेंस टफ लग रहा है, इट मीन्स वहाँ पर जो काम मिलने वाला है, जो काम का जो प्रेशर मिलने वाला है, वो भी आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ओके। सो द फर्स्ट थिंग दैट दे टेस्ट इज़ योर हाई IQ, ओके। सो अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पढ़ने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार ये वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ कि आपके पास टाइम बहुत रहता है। जैसे आपने 10th पास किया, आपने 10th के एग्ज़ाम फेब या फिर मार्च में कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर आपके कॉलेज जून से स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास 3 महीने तक का टाइम है, ओके। सो इस टाइम में आप क्या कर सकते हो, ये 10th वालों का था जो 11th-12th में जाने वाले। सिमिलरली जब आपका इंजीनियरिंग डिग्री स्टार्ट होता है, एंड होता है, तो उस टाइम पे भी क्या बोलते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओगे। तो इसमें ऐसा कुछ हो है नहीं कि आपको उसी साल कंटिन्यू करना है, आप 1 साल का ब्रेक लेके भी कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। सो बाद में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। सिमिलरली IAS एग्ज़ाम हो गया, MBA हो गया, ये सब एग्ज़ाम ऐसा है कि ये एक पर्टिकुलर मैक्सिमम एज तक आप दे सकते हो, ओके, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, ओके। सो एक चीज़ है कि आपके पास टाइम है जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हूँ या फिर नहीं हूँ, ओके। सो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट देख लिया, जाके फ़ीस भर दी साल भर की, एक साथ भरने पर डिस्काउंट मिलता है। तो अब इसके बाद क्या हो गया, 1-2 महीना कोचिंग पढ़ेंगे तो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत टफ है, क्योंकि उन्होंने फ़ीस दे दी है, तो मजबूरी में बेचारे क्लास भी करते हैं। तो यहाँ पर टाइम भी आपका जा रहा है और आपका पैसा भी पूरा वेस्ट हो गया। सो इस चीज़ को बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ओके। सबसे पहला चीज़ आपका IQ टेस्ट करो, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 1, आप आपका IQ टेस्ट करो। IQ टेस्ट जितने का भी होता होगा, 5,000 का, 10,000 का, जहाँ से भी अच्छा सा, जहाँ पर प्रोफेशनल IQ टेस्ट होता होगा, ओके, उसका पता लगाओ और एक अच्छा सा IQ टेस्ट आपका टेस्ट कराओ, फाइन। इससे क्या होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कैपेबल हूँ या फिर नहीं हूँ। कुछ डेटा आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर। सो बेसिकली जिनका IQ स्कोर 90 से 110 के बीच में आता है, उनको हम लोग एवरेज कहा जाता है, ठीक है। ये एवरेज IQ स्कोर है, फाइन। उसके बाद 111 से 120 जो होता है, ये हाई एवरेज होता है। आपके क्लास में जो भी टॉपर बच्चा होगा ना, उसका IQ इस रेंज में ऑपरेट करता होगा, जिसको देख के लगता है अरे यार तेरे को तो सब कुछ एक ही बार में आ जाता है, ठीक है। वो इस हाई रेंज में काम करता होगा, ठीक है। लेकिन इस हाई रेंज में भी होने का मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ओके। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। सो एक और है, 130+ अगर स्कोर है, इट मीन्स यू आर वेरी मच सूटेड फॉर ऑल दिस एग्ज़ाम। अगर आपका IQ 130 के प्लस है, इट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आप इन एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपका IQ 145+ है, ओके, 145+ है, मतलब कि ये एग्ज़ाम्स तुम्हारे लिए ही बने हैं। आपसे अच्छा इसके लिए कोई कैंडिडेट है ही नहीं। जिनका IQ ये 140+ होता है, यही किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप देख लो, उनके जो टॉप 100 होंगे ऑल इंडिया रैंक में, आप उनका IQ टेस्ट करना, यू विल ऑलवेज फाइंड दे विल बी अबाव 135 और 145। यू विल फाइंड दिस नंबर एवरीवेयर। दे आर वेरी मच टैलेंटेड, दे आर हाईली टैलेंटेड इन दिस स्टफ। आप IAS ऑफिसर का देख लो जो टॉप 100 रैंक लाते होंगे, आप IIT वालों को देख लो जो टॉप 100, टॉप 200 तक लाते होंगे, उनका IQ यू विल ऑलवेज फाइंड दैट इट इज़ अबाव 145 ईजिली इट विल बी देयर। सो माई एडवाइस, जिनका IQ एवरेज में आता है, ओके, सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम ओवर हेयर, ओके। देर आर हाई चांसेस, 99.9% चांसेस डेट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम्स, ओके। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन आपकी जो गलत डायरेक्शन में जाने के चांस है वो ख़त्म हो जाएंगे, ओके। अगर फिर भी आपको ऐसा जोश है कि नहीं यार ये तो फालतू बात है, मैं कर सकता हूँ, हार्ड वर्क करके कर सकता हूँ, तो मेरी एक एडवाइस है कि कहीं भी पैसा भरने से पहले एक बार आप क्या करो, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, फाइन, और आपको सारे के सारे रेफरेंस बुक, सारे के सारे गाइडेंस देने वाले लोग सबके सब यूट्यूब पे हैं। तो आपका कोई भी एक सब्जेक्ट लो, समझ लो कि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो एक समझ लो आपने फिज़िक्स उठा लिया। नीट में 3 होते हैं एग्ज़ाम्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओके। सो ये तीनों का एक एग्ज़ाम होता है, तो आप समझ लो फिज़िक्स उठा लिया आपने,
ओके, सो आप क्या करो, उसके सबसे पहले रेफरेंस बुक देख लो, और साथ में कहीं ना कहीं यूट्यूब में आपको कोई ना कोई चैनल ज़रूर मिल जाएगा जो उस चीज़ को पढ़ाता होगा। यूट्यूब से पढ़ो और देखो कि आप उस रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। ओके, अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, 1-2 महीने और इस तरीके से पढ़ाई करो और देखो कि आपको कितना प्रोग्रेस आ रहा है। ओके, अगर आ रहा है देन गो फॉर इट। ओके, फिर मैं नहीं रोकूंगा। अगर आपको लग रहा है कि यार वो पढ़ा रहा है, वो समझा रहा है, लेकिन मैं सम नहीं कर पा रहा हूँ, इट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर इट। ओके, अगर फिर भी आग में कूदने का शौक़ है तो बेशक कूदो, कोई नहीं रोकेगा। ओके, सो अगला देखते हैं। इफ़ यू आर 111 to 120, इसमें आपका इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करेगा। ठीक है, इट्स अ गुड IQ स्कोर, आई डू नॉट डिनाई इट इसमें, लेकिन टीचिंग, आपके जो टीचर्स होंगे जो पढ़ाएंगे, साथ में आपका इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा। ओके, इन 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा। सो क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब हम बड़े बड़े क्लासेस होते हैं जिनके ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच हो जाती है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इनमें क्या होता है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैंने प्राइवेट होम ट्यूशन्स भी लिए हैं, मैं बच्चों का फीडबैक देखते रहता हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि एक टीचर है, वो अच्छा पढ़ाते नहीं है, हम उनको हटाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो लोग हमारी बातें नहीं मानते, क्लासेस वाले उनको चेंज नहीं करके देते हैं। ओके, सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्लासेस वालों को लगता है ये तो हमारा ब्रिलियंट टीचर है, और उस टीचर्स ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के बच्चों में क्या बोलते हैं रिजल्ट्स क्रिएट किए, तो क्या बोलते हैं ना, वो लोग हटाते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप में ही कुछ कमी है। ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहता कि वो टीचर ख़राब है, मैं ये कहता हूँ कि टीचर आपको जम नहीं रहा है। तो अगर वो टीचर आपको जम नहीं रहा है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि आप उसके लिए एक आइडियल स्टूडेंट नहीं हो। ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मेरी टीचिंग जमती है, बहुत सारे होते हैं जिसको किसी और की टीचिंग जमती है। ओके, ये एक नेचर होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट का। आपको अगर टीचर जम नहीं रहा है, ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो अपने क्लासेस वालों को, क्या वो चेंज करके देते हैं? द 95% चांस कि वो लोग चेंज करके नहीं देंगे। ओके, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और अपने स्टूडेंट्स के लिए हुए एक्सपीरियंस और फीडबैक से बता रहा हूँ। आपके जितने भी बड़े बड़े क्लासेस हैं, आप किसी भी एंट्रेंस को प्रिपेयर करते हो, दिमाग में उसका क्लासेस का नाम भी आता है, आप कहीं भी जाके देख लो, दे विल नॉट चेंज द टीचर। ओके, सो व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, बिकॉज अगर आपका एवरेज इसके रेंज में है तो आपको टीचर के साथ साथ क्या कहते हैं कि टीचर के साथ साथ आपका इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ मैटर करते हैं। तो अगर आपका टीचर अच्छा नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन दैट एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज आप कंप्लीटली टीचर पे डिपेंडेंट हो। ओके, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, आपको जितना उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, सपोज इंटरेस्ट नहीं है ना, इवन देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मच गुड मार्क्स। इंटरेस्ट पे बाद में आता हूँ मैं। ओके, सो इंटरेस्ट मतलब क्या, फिलहाल चलो अगर कहूँ कुछ छोटे से लाइन में, अगर समझ लो मुझे क्या कहते हैं कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों में मुझे अगर इंटरेस्ट मैं कहता हूँ, तो सामने वाला पूछेगा कि आपने अभी तक कितनी कंपनी का एनालिसिस किया, क्या क्या नई नई चीज़ें पढ़ी। तो इंटरेस्ट मतलब क्या, किसी चीज़ में इंटरेस्ट मतलब आप हमेशा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि यार ये चीज़ कैसे काम करता है, ये कैसे होता होगा। जैसे मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये कलर्स कॉम्बिनेशन काम करेगा कि नहीं करेगा, ये टेक्निक काम करेगी कि नहीं करेगी। सो माई माइंड इज ऑलवेज ओवर देयर व्हेनेवर आई एम फ्री। तो डेट इज़ वॉट इंटरेस्ट मीन्स। ओके, तो आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, आपका दिमाग नेचुरली वहाँ पर होता है। फाइन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत सारे बच्चे लोग का क्या होता है, पूछते हैं तुझे क्या बनना है, तो बोलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुझे क्या बनना है, CA बनना है। लेकिन तूने ऐसी कौन सी चीज़ सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग में पढ़ी है, वो बता मुझे अभी तक स्कूल लेवल पे। ठीक है, तूने CA की ऐसी कौन सी चीज़ है जो तूने पढ़ी है जो तुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मुझे है, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मुझे है। तो ये सब खाली बकवास की बातें। मेरे पास स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड में, 8th में वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखता है, वो पाइथन लैंग्वेज सीखता है। ओके, वो क्या कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में गेम बनाता है। ओके, आर्डिनो पे काम करता है। जिन लोग की ग्रेजुएशन हो चुकी होगी वो बोलेगा यार ये तो 8th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो बच्चा इंटरेस्टेड है। तुम ना उस चीज़ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो ना कुछ कर रहे हो, इट मीन्स यू हैव नो इंटरेस्ट। ओके, सो अगर आप ऐसा कहते भी तो आपको पहले प्रूफ करना चाहिए अपने आप को कि देखो कि ये सब चीज़ें हैं, मैं ये सब चीज़ में अच्छा हूँ। अदरवाइज़ आप खाली हवा में तीर मार रहे हो। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। ठीक है, सो ये मैं आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस इन सभी चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 130 प्लस है, सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, 130 प्लस है, 145 प्लस है, ये एग्ज़ाम्स आपके लिए ओपन है। आप ही इसके आने वाले टॉपर होने वाले हो, आप ही इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो ये इन बच्चों के साथ क्या होता है पता है स्पेशलिटी, इनको कोई नॉर्मल टीचर भी पढ़ाएगा ना,
वो खुद से ही आगे का डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ लेगा, ऑलवेज फाइन। उसको नहीं समझेगा ना तो 10 लोग का जान खा के उस चीज़ को समझ के लेगा, क्योंकि उसका दिमाग उस तरीके से काम करता है, उसका दिमाग उस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जिसका इंटरेस्ट नहीं होता वो क्या होता है, एक बार नहीं समझाना, एक आदमी नहीं बता पाया तो बोलता छोड़ जाने दे, वो 10 लोग को पूछेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन इनका एक तो IQ भी बहुत ज़्यादा है, फाइन। सो मेरे एक भैया है, वो बताते हैं कि उनका एक सीनियर था, उसका ऑल इंडिया रैंक 4 था, ठीक है, IIT JEE एडवांस में, आई थिंक ईयर 2000 या 2001 2002 इन ईयर्स में, ठीक है। सो ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 4, ओके, जबलपुर में रहते हैं, फाइन। सो वो बताते हैं कि वो जब 8th स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने एक C++ पे, ओके, C++ ईयर 2000 में, जब इंडिया में कंप्यूटर नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, बहुत कम घरों में कंप्यूटर होते थे, जो बहुत ज़्यादा रिच है उनके घर पे कंप्यूटर हो सकते हैं, ठीक है। स्कूल्स में भी कंप्यूटर नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम उसने C++ में उसने एक क्रिकेट की गेम बनाई थी, ओके, जिसमें प्रोबेबिलिटी, जैसे उसमें सहवाग होता था, हाँ, आई वोंट से सहवाग होता है, लेट्स से सचिन तेंदुलकर है, ये सब प्लेयर्स हैं, सो इनके रन्स मार सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। सो C++ में लोगों को एडिशन मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखने में भी प्रॉपरली आता नहीं है, वो 8th स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें ईयर 2000 में खुद कर रहा था। तो डेट इज़ व्हाट इट मीन्स ब्रिलियंट IQ, ओके, ही इज़ इंटरेस्टेड इन दो स्टफ, उसका दिमाग उसी में है, उसका ऑल इंडिया रैंक 4 भी आया है। मैं अभी भी जानता हूँ जो कोई बच्चों का जो फ्यूचर में जाके इसमें टॉपर होने वाले, मैं उनको बताता नहीं हूँ क्योंकि अच्छी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। सो ये बात आप समझे, ठीक है, लेकिन ख़राब चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए। सो जैसे कि यहाँ पर, तो आई होप ये आपको समझा कि इस कैटेगरी के लोग किस तरीके से होते हैं, ओके। आपके अड़ोस पड़ोस भी कोई जो होगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेके आता होगा, कि कुछ इनोवेटिव कर रहा है, कुछ अलग तरीके से सोच रहा है किसी चीज़ में, इट मीन्स दीज एंट्रेंस एग्जाम्स आर मेड फॉर देम, ओके। सो मैं एक बार दिल्ली गया था मेरे अंकल के यहाँ पर। सो वहाँ पर उनकी एक लाइब्रेरी है, जहाँ पर दिल्ली में क्या बोलते हैं कि हब है, वहाँ पर लोग IAS प्रिपरेशन ये सब करने के लिए आते हैं, IAS SSC। वहाँ पर कुछ लोग बैठ के एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि गर्मी में जो पसीना आता है आपके हाथ में, उसके पीछे की कुछ थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। और उनकी डिस्कशन में इतनी ऐसी चीज़ें थी जो नॉर्मल इंसान समझ भी नहीं सकता, ओके। बाकी लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा कि क्यों होता है, लेकिन वो इस तरीके से डिस्कस कर रहे थे उस सिंपल सी चीज़ को कि सामने वाला सोचेगा यार ये कितना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये सब टॉपर्स की बातें होती हैं, वो ऐसी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे जो आप सोचोगे कि यार ये तो मेरे पल्ले के बाहर है, ओके। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। तो सबसे पहले अपना IQ टेस्ट करो, ज़रूर करो, ओके। IQ टेस्ट करना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फाइन। सो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ओके। देन IQ टेस्ट अगर हो जाए, अगर आपका क्या बोलता है IQ स्कोर कम भी है लेकिन आपको फिर भी लगता है कि अब मुझे करना चाहिए, सो ये एडवाइस है कि पहले 1-2 महीने खुद से पढ़ के देखो। यूट्यूब है, सारे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। खुद से पढ़ के देखो, खुद से प्रीवियस ईयर के सम सॉल्व करके देखो और देखो कि कितना अच्छे से कर पा रहे हो। वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, वाई आई एम मेकिंग ऑल दिस वीडियो, बिकॉज आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करोगे ना, आपका कम से कम 2 से 3 साल, ओके। कुछ लोग 4-4 5-5 साल भी अपना वेस्ट करते हैं, कुछ लोग 8 से 10 साल भी करते हैं, ओके। और उनका क्या बोलते हैं एंट्रेंस में कुछ खासा हो नहीं पाता, ओके। मैं नेगेटिव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो अपना टाइम वेस्ट करता है उन लोग के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। सो सबसे पहले अपना IQ टेस्ट करो और देखो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ओके। सो इफ़ यू आर अबाव 120, ओके, अबाव 120 है तो श्योर एंड श्योर यू कैन टेक अ शॉट, ओके। अबाव 130 145 प्लस है, आप ही हो इसके किंग फ्यूचर के, फाइन। फिर आगे अगर आप इस रेंज में पढ़ते हो तो फर्स्ट चेक कि आप जब खुद से उस चीज़ को पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। अगर खुद से नहीं कर पाते ना, सो डोंट थिंक कि आप किसी कोचिंग क्लासेस जाओगे, आपका टीचर वहाँ पर आपको कुछ अलग पढ़ा देगा, इट विल नॉट हैपन, ओके। बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया भर से कोटा जाते रहते हैं, ठीक है। कोटा जाके अपने पैसे भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, वाई, बिकॉज दे डू नॉट नो दीज थिंग्स, ओके। सो उनको लगता है कि वहाँ जाके कुछ बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी होती है, मार्केटिंग इसी तरीके से होती है कि हम बेस्ट है, मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे पास बच्चों को भेजो, मैं उसको एकदम गोल्ड मेडलिस्ट बना के निकालूंगा, ठीक है। तो मार्केटिंग की बात हो गई, वो तो उसको पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपका टाइम जा रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले अपना IQ टेस्ट करो और मैंने जो बातें कही उनका ध्यान रखो। अगला चीज़ पे आते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट करते हैं वो है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मैं एक्सप्लेन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी कंपनी में जाओगे, जो मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाए हैं कि जो उनका टॉप 3% होता है मैनेजमेंट का, वो क्रिएटिव थिंकिंग होता है। वो सोचते हैं बिज़नेस में क्या नई चीज़ें लाएंगे तो हमारा सेल्स बढ़ेगा,
क्या चीज़ें करेंगे जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये सब क्रिएटिव थिंकिंग में आता है। ये सब नई चीज़ें हैं, इनके लिए क्या बोलते हैं, कोई गाइडेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है। जैसे कि आपको पता है, सबको पता है कि 2+2 4 होता है, इसके में कुछ थिंकिंग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिपीटेटिव वर्क में आ जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो किसी को नहीं हो रही है, फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हो। दैट इज़ योर एबिलिटी टू डू सम क्रिएटिव वर्क। ओके, क्रिएटिव वर्क डिज़ाइन में भी होता है, आर्ट्स में भी होता है, लेकिन ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए नहीं बनाया जो डिज़ाइन में है, आर्ट्स में है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आर्ट्स मीन्स वो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो वाला आर्ट्स नहीं, पेंटिंग वाला आर्ट्स। फाइन। सो ओके, सो ये आपको समझा। तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है, तो क्योंकि मैं एक बार एक ट्रेन में एक आदमी से मिला था, वो IOCL जो होता है आपका, ठीक है, इंडियन ऑयल का जो है आपका, इंडियन ऑयल में वहाँ पर काम करते थे। तो वो कहते थे कि गेट एग्ज़ाम जो होता है, जो PSU होते हैं, गेट एग्ज़ाम से जो भी टॉपर होते हैं उनको PSUs डायरेक्ट ही हायर करता है। फाइन, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लेके उनको हायर कर लेता है। फाइन। तो वो कहते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं PSU के हाई स्कोर के, गेट के हाई स्कोर के बलबूते जो PSU में डायरेक्ट भर्ती होते हैं, उनको डायरेक्ट मैनेजमेंट लेवल का काम मिलता है। ओके, और क्या बोलते हैं, उनका जो काम था वो कहते थे हमारा फ्लोर वर्क का काम है। ओके, तो उन्होंने मुझे बात बताई कि जो भी क्या कहते हैं कि डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम से कंपनी में सिलेक्ट हो रहे हैं, वो एकदम हाई लेवल के, उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, और वो खाली मैनेजमेंट डिसीजन जो ये सब होते हैं इन सभी चीज़ों में काम करते हैं। ओके, सो वो काम जो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, लेकिन वो काम हर किसी के बस का नहीं होता। ओके, सो क्योंकि उसको सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक ब्रेन पावर लगता है। फाइन। सो ये बातें मुझे आपको बतानी, तो क्रिएटिव थिंकिंग आपको समझाए हो। उसके बाद अगली चीज़ है जो, हाँ, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, हर काम में याद रखना कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव थिंकिंग होती है और कुछ ना कुछ रेपिटेटिव वर्क होता है। ओके, रेपिटेटिव वर्क जो होता है आपका कि रेगुलर टाइप वर्क है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं कि डेली का काम मेरा हो गया, ठीक है, उसमें माइनर चेंजेस होंगे। ओके, सो जो रेपिटेटिव वर्क मोस्टली करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उनकी सैलरी भी रिलेटिवली कम होती है। फाइन। सो ये सब फैक्टर्स रहते हैं यहाँ पर। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, और क्या बोलते हैं, उनका काम जो होता है कि वहाँ पर प्लानिंग का होता है, एग्जीक्यूशन का होता है, सबको कंट्रोल करने का होता है, और क्या कहते हैं कि काम को बांटने का होता है, जो काम मिला है उनके हेड से, ठीक है। तो ये सारा काम मैनेजमेंट वर्क में आ जाता है। फाइन। सो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो क्रिएटिव थिंकिंग आई होप कि थोड़ा बहुत ये समझा है आपको। अगली चीज़ जो टेस्ट करते हैं एंट्रेंस एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिवनेस। ओके, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हाउ क्विकली यू कैन डू सम वर्क, कि आपको जो भी काम दिया गया है वो आप कितना जल्दी से कर पाते हो, कितना इफेक्टिवली कर पाते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके सबसे बेस्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ऐसा कहा जाता है कि दिन में 100 सम सॉल्व करो, 200 सम सॉल्व करो। ये सुना आपने? इसका मतलब क्या, वो चेक कर रहा है आपका कि आपको जो काम दिया गया आप कितना फटाफट कर लेते हो। मैं एक बार IIT बॉम्बे गया था, मैंने एक रैंक होल्डर था उनका, उसका रैंक था 1400 के आसपास रैंक था उसका। फाइन। वो 2018 या 2017 में उसका वो रैंक आया था। आई आस्क्ड हिम कि आप दिन में कितने सम सॉल्व करते थे? ही सेड 600। 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके, ही सेड 600 सम्स डेली। अगर कोई मुझे कहे 600 सम डेली करना है, तो मैं सोचूंगा कि यार मैं 600 सम दिन में कितना दिन में कर पाऊंगा। वो कहता था कि 600 सम डेली करते थे। फिर मैं कहता था कि कैसे कर लेते थे, तो बोलता करना पड़ता था क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन होता था, अगर नहीं करोगे तो छूट जाएगा। क्या आप 600 सम डेली कर सकते हो? सो दैट वाज हिज इफेक्टिवनेस, कि कितनी जल्दी उसको जो काम दिया है वो उसको कितने एक्यूरेटनेस के साथ और कितना ज़्यादा कर सकता है। ओके, क्योंकि आप कंपनी में अगर आपको जब जॉब भी मिलता है, कहीं भी आपको जॉब मिलता है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब इसलिए नहीं दे रहा है कि आप बैठ के क्या बोलते हैं कि आराम से काम करो। आपको इसलिए काम दे रहा है कि उसको जो भी काम देगा वो आपको फटाफट करना होगा, इफेक्टिवनेस के साथ करना होगा, क्रिएटिवली करना होगा। इसीलिए जो भी उसके यहाँ पर हाई सैलरी वाले लोग होंगे उनका काम का बर्डन भी ज़्यादा होगा, और साथ में ये भी चेक करते हैं कि आप प्रेशर कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हो। ओके, कुछ लोग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। इट मीन्स कि आप आगे जाके काम में भी क्या करोगे फिर, ठीक है। सो एंट्रेंस एग्जाम आपके प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी पे भी टेस्ट करता है। फाइन। प्रेशर हैंडलिंग पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत सारी स्किल्स होते हैं जो आप टाइम के साथ साथ सीखते हो। ओके, सो एंट्रेंस, तो प्रेशर के बारे में ऐसा है कि हो सकता है कि आप जब उस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो उस टाइम की आपकी प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एज़ यू मूव अलॉन्ग द टाइम वो चीज़ इंप्रूव हो जाए,
ठीक है। तो प्रेशर हैंडलिंग एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं कि आप कितना फास्ट कर सकते हो उस काम को, ये सब क्या कहते हैं कि मोर और लेस सेम ही रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ। ओके, इन कामों के लिए जो आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, फाइन। बाकी काम होते हैं जो अलग अलग टाइप के काम होते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं कि डिफरेंट स्किल लगती है। ओके, बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको काम बहुत कम करना होता है लेकिन आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओके, तो ऐसे काम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है यहाँ पर काम भी ज़्यादा होगा आपको, ठीक है, और दे एक्सपेक्ट कि वो काम आप फटाफट करके दो, जल्दी से करके दो। वो ऐसा नहीं चाहता कि वो, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट कब होता है, जब कोई काम जितने तेज़ी से हो। आप स्लो से आराम से 1 महीना भर ले रहे हो, सो योर बॉस विल नॉट बी वेरी मच हैप्पी विथ यू। सो डैट इज़ वाई, तो जो लोग क्या कहते हैं कि क्रिएटिव वर्क में होते हैं, जो मैनेजर लेवल पे होते हैं, ठीक है, कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होते हैं, सो इनका काम ही इस तरीके से होता है। सो डैट इज़ वाई अगर कोई बच्चा एंट्रेंस में अच्छा कर पाता है, सो डेफिनेटली दोनों दे नो कि ये आदमी हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, ये हमारा काम बहुत अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। वो किसी भी लो स्कोर वाले को नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि ही इज़ द वन हु इज़ कैपेबल। ओके, सो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ जो सबसे ज़्यादा, तो ये सब मेन चीज़ें हैं जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट करता है। साथ में ये भी एक चीज़ है जिसको मैं कभी भी क्या बोलते हैं कि हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, वो है आपका इंटरेस्ट। ओके, सो अगर आपको एक सिंपल सी चीज़ मुझे बताओ, अगर किसी चीज़ को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उसको करने में भी मज़ा आएगा। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा लेकिन करने में मज़ा आता है। ओके, वो भी केस है, लेकिन यहाँ पर जो चेक करता है वो ये देखता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के बारे में कुछ जान रहे हो, तो उसको जान के आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपको और जानने की इच्छा हो रही है, फिर ऐसा लग रहा है नहीं आज के लिए बस हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी टेस्ट करता है। ये मैं कहूँगा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज मतलब कि इस चीज़ को सभी पे लागू नहीं कर सकते। ओके, सो हो सकता है कुछ लोग कैपेबल हो लेकिन क्या बोलते हैं कि इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अगर उसको समझ लो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के वो सोचता है कि नहीं यार चलो करके निकालते हैं इसको, तो ऐसे लोग विदाउट इंटरेस्ट भी उस चीज़ में आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ भी जनरलाइजेशन नहीं देना चाहता आपको, ठीक है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड कि क्या बोलते हैं अगर इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, सब कुछ सही है, ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप ऐसा एंट्रेंस एग्जाम चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी साथ में हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेई एडवांस भी निकालते हैं, नीट भी निकालते हैं। ओके, सो इस टाइप के बच्चे भी होते हैं क्योंकि दे हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी टू, सो दे, तो वो लोग उस एग्ज़ाम को भी देते हैं। ओके, एंड दैट मच इज़ देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। सो अगर, तो अब इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। सपोज कोई चीज़ है जिसको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, जो कुछ भी हो गया। अगर आपको क्या बोलते हैं मेडिसिन में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और आपको आपका सब्जेक्ट बहुत पसंद है और आपको उस चीज़ को करने में, या फिर आप क्या बोलते हैं अच्छे खासे हो, ठीक ठाक हो, और आपको एंट्रेंस में कम मार्क्स आए, ठीक है, सपोज यू गॉट लेस मार्क्स और यू गॉट और आपको इतने मार्क्स नहीं मिले जो आप चाहते थे, या फिर जिसको लोग कहे कि यहाँ से आपको एक अच्छा टॉप कॉलेज मिल सके, तो क्या आपको उस चीज़ को नहीं करना चाहिए? द आंसर इज़ नो, द आंसर इज़ अ बिग नो। ओके, वाई आई एम सेइंग लाइक दैट, क्योंकि हो सकता है कि आप टॉप कॉलेजेस में ना पढ़े हो सकता है कि आपकी जो जॉब मिली हो स्टार्टिंग में वो बहुत ही लो लेवल की मिली हो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर वो काम करते करते आपको लगता है कि यार ये तो बहुत मस्त चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना, लाइफ में जैसे जैसे आप आगे जाओगे 10 साल 20 साल 25 साल, यू विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन दैट फील्ड। ओके, यू विल बिकम, बट ऑलवेज टेक केयर कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपको सोचना पड़ रहा है ना कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, इट मीन्स नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ है जो आपको सेल्फ क्वेश्चन करनी है, खुद से क्वेश्चन करनी है। ओके, तो ताकि क्या बोलते हैं कि आप इस चीज़ के माया जाल में ना फंसे लिटरली, क्योंकि लोग अपना पैसा टाइम सब बहुत कुछ वेस्ट करते हैं और एंड में उनको कुछ नहीं मिलता, गोल कंप्लीट ज़ीरो। ओके, और मैंने वो केस भी डिस्कस कर दिया जिसमें हो सकता है कि आपके IQ बहुत ज़्यादा ना हो सकता है आपका IQ बहुत ज़्यादा ना हो सकता है आपका IQ 111 में हो, 100 में हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ें मेरे स्किल के हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लग रही है, सो गो फॉर इट, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, गो फॉर इट। आप भले कॉलेज में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आओगे, आप भले एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ले, आपका भले कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, नहीं होगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है ना
वो आपको हमेशा लाइफ में सही रास्ते पे लेके जाते रहेगा उस फील्ड में, और आप इवेंचुअली विल फाइंड कि आपने बहुत अच्छा किया उस फील्ड में। ओके, सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फाइन। लेकिन इंटरेस्ट एक क्या बोलते हैं, सोसाइटी डिल्यूजन टाइप क्या हो जाता है कभी कभी। हमारा इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन सब लोग आजू बाजू वाले सब लोग वही कह रहे हैं। तो जैसे मुझे याद है कि मैं 8th में था, तो मेरी बिल्डिंग में एक लड़का था 10th में था, तो उसको एक अंकल पूछते, तो उसका 10th का एग्ज़ाम हुआ, तो उसको पूछा था कोई इंटरेस्ट किस में, तो बोलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर बाद में आजकल मालूम पड़ रहा है कि वो लड़का एनिमेशन कर रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको आप इंटरेस्ट कहते हो वो बस आजू बाजू के सोशल बिहेवियर को देख के, नेचर को देख के आप कह देते हो। ठीक है, सो कभी कभी लाइफ में इंटरेस्ट 10th में, 12th में या 20-25 साल बाद भी नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते जाते हो, आपको आपका इंटरेस्ट मिलते जाता है। ओके, बस ये चीज़ ध्यान रखो कि मेरे को अपने इंटरेस्ट के आसपास ही रिवॉल्व करना है। ये दिमाग में रहेगा ना, तो आप क्या बोलते हैं, कितने भी घटिया कॉलेज में कुछ भी कर रहे हो, यू विल ऑलवेज फाइंड अ गुड पाथ फॉर योरसेल्फ। ठीक है, सो ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये नॉलेज नहीं है लोगों में इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। फाइन, सो आई होप कि आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकोगे, इस पर सोच सकोगे। कमेंट करके बताना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।